Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के 13th पार्ट पर। इससे पहले ऑलरेडी 12 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो वो वाले वीडियोस ज़रूर से देख लेंगे। ठीक है, सो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि इससे पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी सेक्शंस के ही आए हुए हैं, तो आज भी हम सेक्शंस के बारे में ही बात करेंगे। एंड ये जो आपके सेक्शंस हैं CrPC 1973 वाले हैं। ठीक है, CrPC के अंडर कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो आपके इनडायरेक्टली फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपके डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उससे लिंक है, तो इसी वजह से इनको यहाँ पर मैंने इंक्लूड करा हुआ है, क्योंकि ये वाले कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स में कहीं ना कहीं देखे होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या इसमें हम बात करने वाले हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहला जो आपके सामने सेक्शन है वो है सेक्शन 39, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। सेक्शन 39 में क्या बताया गया है, जो पब्लिक होती है उसको इन्फॉर्मेशन देना कुछ जो आपके ऑफेंसेस होते हैं, जो आपके क्राइम्स होते हैं, उनके बारे में। सो इसमें पूरा डिटेल में हम जानने से पहले आपको मैं ये बता दूं, जब जैसे CrPC की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो आपका CrPC का क्लासिफिकेशन होता है, बेसिकली इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो CrPC होते हैं उसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो आपके चैप्टर्स होते हैं, अलग अलग चैप्टर होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से ये जो चैप्टर होते हैं इसके अंदर फर्दर कुछ आते हैं सेक्शंस। ये जो आपके सेक्शंस होते हैं ये भी फर्दर अलग अलग डिवाइड होते हैं सब सेक्शंस में। और इसमें जो आपके सेक्शंस होते हैं या फिर जो आपके सब सेक्शंस होते हैं, इसमें कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं क्लॉज। तो इस तरह से जो आपका CrPC है इस तरह से कुछ होता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले तो चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर के अंदर आपके सेक्शन होते हैं, सेक्शंस को हम फर्दर सब सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। एंड जो आपके सब सेक्शंस होते हैं या फिर जो सेक्शन होते हैं, इसमें कभी कभी आपको क्लॉज देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो आपके सब सेक्शंस होते हैं सारे ही सेक्शंस में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। उसी तरह से जो आपका क्लॉज होता है वो भी सभी में ज़रूरी नहीं होता है कि सभी में अवेलेबल हो, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि जो आपका सेक्शन है उसमें किस तरह की चीज़ें क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। तो इसी तरह से जब हम यहाँ पर सेक्शंस के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे पहले कौन सा चैप्टर था, उस चैप्टर का कौन सा सेक्शन है, उसका कौन सा सब सेक्शन में और ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इस तरह से आज हम बात करेंगे। तो इसी वजह से ये जो आपका एक रॉ डायग्राम है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्या क्या आपका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, एंड इसके अलावा एक और पॉइंट है, ये आपकी जो CrPC है, तो ये आपका पूरी वैसे तो जितना भी आपके लॉज होते हैं वो आपके एक लॉ वाली लैंग्वेज में रहता है। तो ये लैंग्वेज थोड़ा सा आपकी इंग्लिश ही होती है, बट वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट हो जाता है, तो उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो इसी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर फोकस के साथ समझिएगा, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं अपने सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे सेक्शन 39 पर। सो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो ये है आपका चैप्टर 4B। CrPC का जो 4B चैप्टर है उसमें बताया गया है कुछ मजिस्ट्रेट या फिर जो पुलिस होती है उनके बारे में, उनके जो काम होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर 4B है, इसका जो सेक्शन 39 है वो आपका, इसमें बोला गया है सारे के सारे होमिसाइडल पॉइजनिंग के केसेस या फिर डेफिनेट और सस्पेक्टेड केसेस जो कंपल्सरीली रिपोर्टेड होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। जब पुलिस जो आपका FIR रिपोर्ट करती है, तो वहाँ पर जो केसेस रिपोर्टेड होते हैं अंडर सेक्शन 39(1), ये 1 क्या है, ये आपका सब सेक्शन हो गया 1। ठीक है, जब ब्रैकेट में किसी चीज़ को लिखते हैं 1, 2, 3 इस तरह से, तो वो आपके सब सेक्शन को डिनोट करते हैं, मतलब सेक्शन 39 का सब सेक्शन 1। तो इसमें क्या है, आपका इस सेक्शन में बताया गया है जो भी आपके होमिसाइडल पॉइजनिंग के केसेस होते हैं, जो भी आपके डेफिनेट या फिर सस्पेक्टेड केसेस होते हैं, मतलब आपको सस्पेक्शन होता है इसमें इस तरह का होमिसाइडल पॉइजनिंग है या सुसाइड है या ये सारी चीज़ें होती हैं, या फिर कुछ ऐसे केसेस जिनके रिपोर्ट आपकी पुलिस डिपार्टमेंट में रिपोर्ट FIR दर्ज करवाई जाती है, FIR लॉन्च करवाई जाती है, तो वो सारे के सारे जो केसेस होते हैं वो आपके सेक्शन 39 के सब सेक्शन 1 में CrPC में आपको इसको एक्सप्लेन किया गया है। और फेल्यूर टू डू सो विल मेक हिम कल्पेबल अंडर सेक्शन 176 ऑफ IPC। मतलब अगर इस तरह का कोई केस है तो उस पर जो सेक्शन लगेगा वो सेक्शन 39 का सब सेक्शन 1 लगेगा। और यहाँ पर अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब ये जो आपकी चीज़ें बताई गई हैं ऐसा नहीं होता है, तो उस केस में जो आपका क्रिमिनल होता है उस पर सेक्शन 176 लगता है IPC का।
आईपीसी का 176 सेक्शन लगता है। ठीक है, अभी 176 में क्या होता है उसको हम अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम बाद में आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली आपका जो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें जो आपका सेक्शन 39 का सब सेक्शन 1 है, तो उसमें कहा क्या गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ और द इंटेंशन ऑफ एनी पर्सन टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द आईपीसी, सेक्शन 45 ऑफ 1860। तो इसमें क्या बोला गया है, जो सब सेक्शन 1 है सेक्शन 39 का, वहाँ पर बताया गया है कोई भी पर्सन जो किसी क्राइम को कमिट करने के लिए उसको पता होता है, वो ऑलरेडी जान रहा होता है कि कोई दूसरा इंडिविजुअल ऐसा कुछ करने वाला है, या फिर खुद वो इंटेंशनली ऐसा कुछ करने वाला होता है, इस किसी भी तरह का क्राइम जो यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर, तो इसमें से अगर इस तरह का कोई भी क्राइम अगर कोई करता है तो वहाँ पर जो पनिशमेंट मिलती है वो आईपीसी सेक्शन 35 ऑफ 1860। 1860 यहाँ पर क्या है, 1860 ईयर में जो आपका आईपीसी था वो एक तरह से बन के फॉर्मुलेट हुआ था, तो इसी वजह से आईपीसी 1860 एंड जो 45 है ये सेक्शन 45 है। ठीक है, आईपीसी 1860 का 45th सेक्शन की बात हो रही है, तो वहाँ पर ये चीज़ें बताई गई थी। तो वो चीज़ आपके सेक्शन 39 ऑफ सब सेक्शन 1, ये जो आपका सीआरपीसी का है, यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें क्या बोला गया था, जो आपके सेक्शन 272 से लेकर के 278 हैं, यहाँ पर आपके जितने भी तरह के ऑफेंसेस रिलेटेड होते हैं एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स से, उनके बारे में जो भी आपका पनिशमेंट मिलेगी वो इसके अकॉर्डिंग भी लगती है। उसके अलावा जो सेक्शन 302, 303 एंड 304 ये वाले जो सेक्शंस होते हैं, तो इस पे जो ये जो रहता है, इसमें ऑफेंसेस एक्टिंग लाइफ, मतलब आपकी लाइफ से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मर्डर है, तो इस तरह के जो आपके डायरेक्टली लाइफ को ऑफेंड करते हैं, लाइफ के लिए कोई खतरा होते हैं, तो वहाँ पर जो सेक्शंस लगते हैं तो वो आपका सेक्शन 302, 304 एंड 303 से रिलेटेड होते हैं, ये वाले आपके जो ऑफेंसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो हैं, जो आपके सेक्शंस यहाँ बताए गए हैं ये वाले, तो इन पे क्या होता है, ये आपके आईपीसी सेक्शन 45 में बताया गया है इन एक्शंस के बारे में, इन सेक्शंस के बारे में। एंड इसी चीज़ को सेक्शन 39 के सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि जो भी पर्सन अवेयर होता है इस तरह के क्राइम को कमिट करने के लिए, जो आपके आईपीसी के 45 सेक्शन में बताया गया है, उसके ऊपर सेक्शन 39 का सेक्शन सब सेक्शन 1 लगता है। ठीक है, अभी 45 के अंदर ये वाले सेक्शंस बताए गए हैं, और ये वाले सेक्शंस क्या हैं वो यहाँ पर हैं, और ये जो आपके 272 से लेकर के 278 एंड इसमें से कुछ वाले सेक्शंस जो हैं ऑलरेडी इसी जो फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की सीरीज़ चल रही है, इसी के प्रीवियस वीडियो, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था आईपीसी के सेक्शन से रिलेटेड, तो वहाँ पर ऑलरेडी हम इनको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने कुछ जो पनिशमेंट वगैरह बताई गई थी तो वो भी उसमें बताई गई है, तो उसको आप ज़रूर से देख लेंगे, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी, एंड ये पूरा सेक्शन में क्या बताया गया है ये भी आपको अच्छे से समझ में तभी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन 39। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर से मिल जाएगा। ठीक है, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, एंड यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है आपके सामने सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी का जो सेक्शन 174 है, वहाँ पर क्या है, पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड, या फिर जो आपके सुसाइड की तरह के केसेस होते हैं तो उन पे जो रिपोर्ट होती है, उन पे जो इंक्वायरी होती है, तो वो पुलिस को करनी होती है, तो उसके बारे में सेक्शन 174 में बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन ऑफ सम अदर पुलिस ऑफिसर especially empowered by the state government in that behalf receives information that a person has committed suicide or has been killed by another or by any animal, by machinery or by an accident, या फिर has died under circumstances raising a reasonable suspicion that some other person has committed an offence, he shall immediately give intimation thereof to the nearest executive magistrate empowered to hold inquest, and unless otherwise directed by the rule prescribed by the state government or by any general or special order of the district or subdivisional magistrate। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जो आपके ऑफिसर इंचार्ज होते हैं किसी भी पुलिस स्टेशन के, या फिर किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के ऑफिसर जो भी होते हैं, जो आपके हेड रहते हैं किसी भी पुलिस स्टेशन के, तो उनको एम्पावर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि जो भी आपका किसी भी तरह का सुसाइड का केस होता है, या फिर कोई ऐसा केस है जहाँ पर डेथ किसी एनिमल की वजह से हुई है, मशीनरी की वजह से हुई है, एक्सीडेंट की वजह से हुई है, या फिर डेथ जो है किसी भी
इस तरह का सस्पेशन है, कोई सस्पेशन वाले केसेस है, लाइक कोई पॉइजनिंग का केस है, कोई आपको इस तरह का केस है जो आपको दिख रहा है सुसाइड है बट वो सुसाइड नहीं है, ठीक है, इस तरह के जो फेक केसेस होते हैं, या मतलब इस तरह से जो आपका सस्पेशन में डालते हैं किसी भी आपके केस को, कोई डाउट रेज करते हैं, तो वो सारे के सारे जो ऑफेंसेस होते हैं, या फिर किसी ने आपका किसी को किल किया है यानी कि कोई होमिसाइड का केस है, तो ये सारे अलग अलग आपकी कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ पर आपका पुलिस को अथॉरिटी दी जाती है, पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एम्पावरमेंट दी जाती है कि वो इन सारे केसेस की इंक्वायरी करेंगे, वो इन सारे केसेस के साथ में डील करेंगे, ठीक है। एंड ही शैल इमीडिएटली गिव इंटीमेशन देयर ऑफ, मतलब वहाँ पर जैसे ही उनको पता चलता है वहाँ पर वो तुरंत से रिपोर्ट करेंगे, वहाँ पर पूरा चेक करेंगे, और वहाँ पर जाने से पहले साथ में जो भी मजिस्ट्रेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पुलिस हेडक्वार्टर के आसपास, जो भी उनका पुलिस स्टेशन होता है उसके आसपास, तो वहाँ पर उनको भी बता देंगे। एंड उनके साथ भी अगर वो चाहेंगे तो वो साथ में खुद भी ऑप्शनल होता है, अगर उनकी मर्ज़ी हो तो वो इंक्वायरी के लिए आ सकते हैं। सो यहाँ पर क्या है, देयर ऑफ टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट, उनके पास भी ये परमिशन होती है कि वो इंक्वायरी को होल्ड कर सकते हैं, इंक्वायरी को देख सकते हैं। एंड अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द रूल प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर्स दिए हैं, ये जो रूल्स बताए हुए हैं इनको फॉलो नहीं हो पाता है बाय एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मतलब यहाँ पर जो पुलिस को अथॉरिटी दी गई है उसके अलावा यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं, अगर कोई स्पेशल किसी तरह का ऑर्डर रहता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या कुछ इंपॉर्टेंट केस होता है, तो वहाँ पर ये सारे जो केसेस होते हैं वो आपके मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा हैंडल करे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की चीज़ें आपको बताई गई हैं सेक्शन 174 में। एंड यहाँ पर अभी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से वो केसेस हो सकते हैं जहाँ पर आपका सेक्शन 174 लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द केस इन्वॉल्व सुसाइड बाय अ वुमन विद इन 7 years ऑफ देयर मैरिज, ऑफ हर मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर किसी वुमेन की सुसाइड का केस है उसकी मैरिज के 7 years के बाद में, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक सस्पेशन का केस हो सकता है, तो इस वजह से इसको इसी में इंक्लूड करा जाता है। एंड द केस रिलेट्स टू द डेथ ऑफ अ वुमेन विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज इन एनी सर्कमस्टांसेस रेजिंग अ रीजनेबल सस्पिशन दैट सम अदर पर्सन कमिटेड एन ऑफेंस इन रिलेशन टू सच वुमेन, ठीक है। तो इस तरह अगर कोई डेथ का केसेस, कोई केस है जहाँ पर किसी वुमेन की डेथ हुई है, ज़रूरी नहीं है वो सुसाइड हो, ज़रूरी नहीं है वो होमिसाइड ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, बस यहाँ पर सस्पेशन का केस होता है कि यहाँ पर रीजनेबल सस्पेशन होता है, वो एक क्वेश्चन रेज कर रहा होता है इन सारे केस, इस केस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं माइंड में, तो वहाँ पर ये भी हो सकता है कि किसी दूसरे पर्सन ने क्राइम किया हो, किसी दूसरे पर्सन ने उसको, जो वुमेन थी उसको इन्फोर्स किया हो, आपको बहुत मेंटल परेशान किया हो, तो बहुत अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, तो वो सारे के सारे आपके जो सस्पेशन वाले केसेस होते हैं तो वहाँ पर ये आपका सेक्शन 174 लगता है। एंड यहाँ पर आपके जो पुलिस हेडक्वार्टर, जो पुलिस स्टेशन में जो भी आपके पुलिस इन चीफ होते हैं, जो भी हेड होते हैं, वो इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। And the police officer for any other reason considers it expedient so to do, he shall subject to such rules as the state government may prescribe in his behalf, forward the body with a review to its being examined to the nearest civil surgeon or other qualified medical man appointed in this behalf by the state government if the state of the weather and distance admit of its being so forwarded without risk of such putrefaction on the road as would render such examination useless। So यहाँ पर क्या होता है, ये बेसिकली आप इसको एक एग्जाम्पल मान के समझिए कि कोई एक वुमेन है जिसकी डेथ हो गई है, तो वो सुसाइड का केस भी हो सकता है, वो आपका होमिसाइड का केस भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेट बता दिया गया है, तो यहाँ पर जो पुलिस होती है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो पूरा इंक्वायरी करे। यहाँ पर क्या होता है, जो पुलिस होती है अगर वो चाह रही होती है कि बहुत जल्दी से इसका रिजल्ट आ जाए, इसका प्रॉपर इसकी एग्जामिनेशन हो जाए, वो उस कंडीशन में जो पुलिस होती है वो जो भी बॉडी उसको मिल रही होती है क्राइम सीन पर, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग उस बॉडी को किसी भी मेडिकल सर्जन, जो आपके ऑथोराइज्ड सिविल सर्जन होते हैं, मेडिकल सर्जन होते हैं, जो लोग ऑटोप्सी कंडक्ट करते हैं, ऑटोप्सी का मतलब होता है जो पोस्टमार्टम कंडक्ट करते हैं,
तो उनके पास में भेजेंगे ताकि वो पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन करने के बाद में बताएं जो भी आपके उनके रिजल्ट के अकॉर्डिंग, ताकि पॉइजनिंग का केस है, कोई ड्रग दिया गया था, कोई इंजेक्ट किया गया था, कुछ और वजह रही थी, तो वो सारा का सारा पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद में, ऑटोप्सी करने के बाद में जो भी रिजल्ट्स होते हैं उनके बेसिस पर आता है। तो पूरा प्रॉपरली बहुत ही सेफ मेजर्स का यूज़ करते हुए बॉडी को ऑटोप्सी के लिए सिविल सर्जन या फिर जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है जो ऑटोप्सी करते हैं उनके पास भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई वेदर कंडीशन है, मतलब आपका जो वेदर है वो ठीक नहीं है, बहुत दूर है, डिस्टेंस पर है, तो वहाँ पर अगर प्यूट्रिफिकेशन की कंडीशन आ जाती है कि मतलब जो बॉडी है वो प्यूट्रीफाई होने लगी है। प्यूट्रीफाई का मतलब जो होता है, जो आपकी बॉडी होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं वो बिल्कुल भी आपके कह सकते हैं सॉल्युबल होने लगते हैं, वो बिल्कुल डिज़ोल्व होने लगते हैं। धीरे धीरे आपकी एक एक करके स्टेजेस आती हैं। तो कई बार ऐसे रहते हैं बहुत टाइम के बाद मिलता है बॉडी, या फिर बहुत टाइम के बाद पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा कुछ केस हुआ है, तो उस केसेस में आपकी प्यूट्रिफिकेशन देखने को मिलता है। तो वहाँ पर अगर ये ऐसा पॉसिबल हो पा रहा होता है कि आपकी जो बॉडी है उसको आपको बहुत सही तरह से वो लैब में भेज देंगे, तो वो भेज देते हैं एंड पूरा उसका प्रॉपर ऑटोप्सी होती है, उस बॉडी की पोस्टमार्टम की जो भी रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी पुलिस की इंक्वायरी होती है अपनी इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 174 में बेसिकली यही चीज़ है कि जो पुलिस होती है उसको अथॉरिटी होती है किसी भी तरीके से सुसाइड या फिर सस्पेशन वाले केसेस होते हैं उनको वो इंक्वायर कर सके, उन पर वो इंक्वेस्ट बना सके, उस इंक्वेस्ट बिठा सके। ठीक है, तो ये होता है आपका सेक्शन 174। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर नेक्स्ट है आपका सेक्शन 176। ये जो सेक्शन 176 है ये हम सीआरपीसी की बात कर रहे हैं। जो हमने सेक्शन 39 में आईपीसी की बात करी थी, आईपीसी का सेक्शन 176 वो अलग था, ये आपका सीआरपीसी का सेक्शन 176 है, तो ये आपका अलग है। ठीक है, तो दोनों में आपके डिफरेंसेस होते हैं। ये हम सीआरपीसी के सेक्शन 176 की बात कर रहे हैं जहाँ पर बताया गया है इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। जो आपकी मजिस्ट्रेट होती हैं जब उनको इंक्वायरी करनी होती है उसके बारे में सेक्शन 176 में बताया गया है। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन एनी पर्सन डाइज वाइल इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस और व्हेन द केस इज ऑफ द नेचर रिफर्ड टू इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 of subsection 3 of section 174, the nearest magistrate empowered to hold inquest shall, and in any other case mentioned in subsection 1 of CRPC of section 174, any magistrate so empowered may hold any inquiry into the cause of death either instead of or in addition to the investigation held by the police officer, and if he does so he shall have all the powers in conducting it which he would have in holding an inquiry into an offense। तो इसका भी हम मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है जब कोई पर्सन की डेथ पुलिस की कस्टडी में होती है या फिर जो उसकी जो डेथ होती है वो आपकी नेचुरल दिखाई जा रही होती है, तो वहाँ पर जो क्लॉज 1 है और क्लॉज 2 है सेक्शन 74 के सब सेक्शन 3 में। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा बताया था चैप्टर के अंदर, सेक्शन के अंदर सब सेक्शन एंड सेक्शन और सब सेक्शन दोनों में आपके क्लॉज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सेक्शन 174 की सब सेक्शन 3 में जो क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जब कुछ इस तरह का केस होता है तो जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनको बताया जाता है एंड वो इंक्वायरी को बिठाते हैं, वो इंक्वायरी पूरी प्रॉपर करते हैं। एंड इस तरह का, इसके अलावा इस तरह के जो केस होते हैं जहाँ पर सेक्शन 1 जो है सेक्शन 174 के सब सेक्शन 1 में सेक्शन 174 के सब सेक्शन 1 में कुछ और भी केसेस को मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, मैजिस्ट्रेट empowered may hold any inquiry into the cause of death either instead of or in addition to the investigation। यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट होता है उसको ये पावर दी जाती है कि वो इंक्वायरी को कर सके। पुलिस ऑफिसर्स जो है वो इंक्वायरी कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन साथ में मैजिस्ट्रेट को भी पूरी आपकी अथॉरिटी होती है कि वो भी साथ में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर पुलिस और मैजिस्ट्रेट दोनों ही कर सकते हैं। सेक्शन 174 के सब सेक्शन 1 में ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, और इसके अलावा इफ़ ही डज सो ही शैल हैव ऑल द पावर्स इन कंडक्टिंग इट। उसके पास ये सारी की सारी पावर्स होती हैं कि वो पूरी इंक्वायरी को कर सके, पूरी इंक्वेस्ट आराम से अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सके। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी सेक्शन 176 में बताया गया है कि मैजिस्ट्रेट को भी पावर्स होती हैं, और यहाँ पर ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि सेक्शन 174 के सब सेक्शन 3 के क्लॉज 1 एंड 2 में
ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। एंड सेक्शन 174 के सब सेक्शन 1 में आपका ये कुछ बताया गया है, ठीक है। तो ओवरऑल 176 में आपको ये समझना है कि जो इंक्वायरी होती है वो मैजिस्ट्रेट भी आपका हेल्ड कर सकते हैं, जहाँ पर कॉज ऑफ डेथ के इस तरह के केसेस होते हैं, या फिर जहाँ पर जो आपकी डेथ होती है किसी भी पुलिस की, किसी भी इंडिविजुअल की पुलिस के अंडर में, मतलब पुलिस के जो हेड आपका जो स्टेशन होता है, मतलब पुलिस की कस्टडी में अगर किसी इंडिविजुअल की डेथ होती है तो वहाँ पर ये आपका सेक्शन 176 लगता है। एंड यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं आपके 176 से रिलेटेड। सो यहाँ पर क्या है, मैजिस्ट्रेट होल्डिंग सच एन इंक्वायरी शैल रिकॉर्ड द एविडेंस taken by him in connection therewith in any manner hereinafter prescribed according to the circumstances of the case। यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट होता है जब इंक्वायरी कर रहा होता है तो जितने भी उसको एविडेंसेस मिलते हैं उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करने की अथॉरिटी उसके पास होती है। साथ में जो भी चीज़ें आप उसको वहाँ पर क्राइम से रिलेटेड, क्राइम सीन से रिलेटेड लिंक उसको मिल रही होती है, वो पूरा का पूरा उसके पास पावर होती है उसको प्रॉपरली चेक कर सके। एंड नेक्स्ट क्या है, वेन एवर such magistrate considers it expedient to make an examination of the dead body of any person who has been already interred in order to discover the cause of his death, the magistrate may cause the body to the disinterred and examined। तो यहाँ पर क्या है, इंटर्ड एंड डिसइंटर्ड का क्या मतलब है, ये आपको समझ में आ रहा है तो आपको पूरी लाइन समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इंटर्ड का मतलब होता है दफनाना। जो आपकी बॉडी होती है जब उसको बरीड कर दिया जाता है सॉइल के अंदर तो उसको हम बोलते हैं इंटर्ड। जब इस बॉडी को निकलवाना होता है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस तो उसको हम बोलते हैं डिसइंटर्ड, मतलब उसको हमने दफनाया हुआ था उसको हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो ये जो होता है इसको हम एक्सह्यूमेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। ये जो आपका एक्सह्यूमेशन होता है मतलब कि बहुत ही रेयर कंडीशन होती हैं जहाँ पर मैजिस्ट्रेट को ये अथॉरिटी होती है कि वो आपका अलाउ कर सकता है जो भी डेड बॉडी थी उसको, जो बरीड किया जा चुका था, उसको दफनाया जा चुका था, उसको इंटर्ड किया जा चुका था, उसको वहाँ से निकाले एंड देन उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन फिर से किया जाए। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं एक्सह्यूमेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्सह्यूमेशन का क्या मतलब होता है। तो इसको समझ लीजिएगा कि बेसिकली जब मैजिस्ट्रेट बताता है, मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है किसी भी डेड बॉडी को जो कि दफनाई हुई है, जो कि इंटर्ड है, बरीड है, उसको जब बाहर निकालना होता है फॉर एग्जामिनेशन पर्पस तो इसको हम बोलते हैं एक्सह्यूमेशन प्रोसेस। एंड ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ मैजिस्ट्रेट के पास ही होती है, ठीक है। इसके अलावा वेयर एन इंक्वायरी इज टू बी हेल्ड अंडर दिस सेक्शन द मैजिस्ट्रेट शैल वेयर एवर प्रैक्टिकेबल inform the relatives of the deceased whose names and address are known and shall allow them to remain present at the inquiry। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इंक्वायरी चल रही होती है, जो मैजिस्ट्रेट कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ होती है कि जितने भी रिलेटिव्स होते हैं डिजीज़्ड के, डिजीज़्ड का मतलब क्या है, जो आपका विक्टिम था जिसके साथ में कोई भी क्राइम हुआ है, जिसकी डेथ हो चुकी है, तो वो उसको हम बोलते हैं डिजीज़्ड, ठीक है। तो उसके रिलेटिव्स जो होते हैं उनको इन्फॉर्म किया जा सके, उनके जितने भी नेम होते हैं, उनके एड्रेस होते हैं, उनके बारे में पता लगाना एंड जो भी इंक्वायरी चल रही है उस टाइम पर उनको प्रेजेंट रखना। तो ये भी आपकी मैजिस्ट्रेट के ही पास अथॉरिटी होती है कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेक्शन 176 में बताई गई थी। तो यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि सेक्शन 176 जो CrPC का है, तो वहाँ पर क्या बताया गया है, इंक्वायरी बाय मैजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ। बाकी बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं, अगर आपने एक बार इसको प्रॉपर्ली सुन लिया है तो आपको वैसे ही बहुत अच्छे से आपके माइंड में चीज़ें फिट हो चुकी होंगी। उसके अलावा एक बार आपको रिवाइज की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। एंड साथ में सेक्शन 176 में एक्सह्यूमेशन के बारे में बताया गया है। एक्सह्यूमेशन क्या होता है वो यहाँ पर लिखा है, किसको अथॉरिटी होती है, मैजिस्ट्रेट को अथॉरिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ आपको इसमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी सेक्शंस थे आपके फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी से इनडायरेक्टली लिंक, उनके बारे में हमने बात कर ली है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ भी गई होंगी। फिर भी किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर जितने भी सेक्शंस थे उसमें क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसको पूरा डिटेल में याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक बेसिक चीज़ें ऊपर से पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन किस पर्पज से यूज़ करा जाता है। बेसिकली यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, दैट्स इट। बाकी पूरा डिटेल में जानने की मैंने आपको बता दिया है, पर उतना आपको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो यहाँ तक कंप्लीट होगा ये वाला वीडियो एंड इसके बाद में हम नेक्स्ट मिलेंगे। एंड अगर आप हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं अभी तक फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर तो ज़रूर से कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी एंड इसके अलावा काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस आती हैं तो वो भी आपको यहीं पर अवेलेबल होता है, ठीक है।
तो इसके लिए हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।